हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10,000 जीके क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम टॉप 50 एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पूरी सीरीज काफी बेनिफिशियल होगी आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक जरूर देखिएगा। और इस बैच के क्या क्या फीचर्स है वो अब हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा 10,000 जीके जीएस का एमसीक्यू बैच, जो कि कंप्लीटली रवि सर के नोट्स यहाँ पर है। इसमें आपका पूरा जीके एंड जीएस का सिलेबस कवर होगा। साथ ही में जीके जीएस को आप कैसे करंट अफेयर से रिलेट कर सकते हो वो भी हम यहाँ पर समझेंगे। सभी पीवाईक्यूज आपके यहाँ पर डिस्कस होंगे एंड इसके साथ साथ आपके एग्जाम में 95% से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इन्हीं नोट्स और इन्हीं वीडियो से देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए दो फीचर्स हैं। पहला तो ये, अगर आप इन वीडियोस को फ्री में देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो हमारा चैनल है दैट इज रवि स्टडी जीके, आपको वहां पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। बट अगर आपको इसके कुछ स्पेशल फीचर्स चाहिए, जैसे कि अगर आपको क्लासेस की नोट्स, पीडीएफ एंड साथ ही में अनलिमिटेड टेस्ट अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारा जो पेड बैच है उसको ज्वाइन करना है। इसके फीचर्स क्या रहेंगे? डेली अपर क्लास होगी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे जीके जीएस के। साथ ही में एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। सभी पीवाईक्यूज और मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरा कंटेंट आपका बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा और बेसिक से लेके हाई लेवल के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही में रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी, फ्री पीडीएफ एंड नोट्स आपको मिलेंगे, अनलिमिटेड टेस्ट आपको मिलेंगे एंड इसी के साथ साथ बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप यहाँ पे पूरी वीडियो को वन गो में देख सकते हो। तो ये सभी फीचर्स हैं आपके पेड स्पेशल बैच के, तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में इन सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन दैट इज रवि स्टडी ऐप, आपको उसको इंस्टॉल करना है एंड सभी फीचर्स आपको इसी जीके जीएस के पेड बैच में यहाँ पे मिल जाएंगे। अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो बात करें ग्रेट बाथ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो महान स्नानागार है या फिर जो ग्रेट बाथ है, वो हमें प्राप्त हुआ था मोहनजोदारो से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और मोहनजोदारो की बात करें तो ये एट प्रेजेंट आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में आपको देखने के लिए मिलेगा मोहनजोदारो, यानी कि ये भारत में नहीं है। और यहीं से प्राप्त हुआ था महान स्नानागार यानी कि ग्रेट बाथ। ठीक है। एंड इसके अलावा 1922 यानी कि 1922 में जो आर डी बनर्जी है, उन्होंने मोहनजोदारो जो ये जगह है उसकी खोज करी थी। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि मोहनजोदारो को डिस्कवर किसने किया था। तो 1922 में जो आर डी बनर्जी है, उन्होंने यहाँ पे इसकी डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, सहायक संधि प्रणाली को किसने लागू किया था? यानी कि जो सब्सिडरी ट्रीटी है फिर सब्सिडरी अलायंस है, उस सिस्टम को सबसे पहले किसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था? तो सहायक संधि को लागू किया था लॉर्ड वेलेस्ली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सहायक संधि की शुरुआत करी थी। और सहायक संधि में क्या होता था, यदि कोई भी भारतीय शासक अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि को स्वीकार करता है, तो उसे अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सेना को आने देना स्वीकार करना होगा और साथ ही में ब्रिटिश सेना का जो भी खर्च होगा उसका भी वहन उसे ही करना होगा। कुल मिला के बात करें, अगर कोई भी स्टेट है, अगर उसने सपोज करो कि अंग्रेजों के साथ में कोई यहाँ पे ये जो अलायंस है या फिर जो ये ट्रीटी है उसको साइन कर लिया, दैट मीन्स कि जो भी फिर इंग्लिश या फिर ब्रिटिश सेना है, अगर वो उस स्टेट में आती है, तो उस कंडीशन में जो स्टेट है वो मना नहीं कर सकती है, वो ब्रिटिश सेना उस स्टेट में जाएगी। ठीक है। एंड साथ ही में जो भी खर्चा उसका रहता है, उसके रहने का, खाने का, पीने का, जो भी, तो उस पूरे खर्चे को कौन उठाएगा? यहाँ पे वो स्टेट उठाएगी। तो इसे ही कहा गया है सहायक संधि, तो आपको ध्यान रखना है। एंड इसकी शुरुआत यहाँ पर करी थी किसने? दैट इज बाय द लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम की शुरुआत किसने करी थी? दैट इज, अगर हम बात करें वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रेस एक्ट की, तो इसकी शुरुआत यहाँ पे किसने करी थी, वही आपसे पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत यहाँ पे करी थी दैट इज बाय दी लॉर्ड लिटन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
तो याद रहेगा स्थानीय भाषा प्रेस अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रेस एक्ट, तो इसकी शुरुआत करी थी लॉर्ड लिटन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें जो है इम्पोर्टेंट है यहाँ पे एक तो इसका ईयर और इसका पर्पस क्या था। तो 1878 यानी कि 1878 की बात है। 1878 में ये एक ऐसा जो है कानून यहाँ पे पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में छपने वाले प्रेस की स्वतंत्रता की सीमित मतलब उसको सीमित करना और ब्रिटिश सरकार की जो आलोचना करने वाले लेखन को रोकना। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज प्रेस एक्ट, इसमें ये था कि जैसे जब भी ब्रिटिशर्स कुछ भी कार्य करते थे, कुछ भी उनका काम होता था, तो उस कंडीशन में क्या था कि जो प्रेस थी, वो उनके सभी बातों को अखबारों में छापती थी। अब जब ये एक्ट आ गया, तो उसके बाद ये हुआ कि जो भी भारतीय भाषाओं में छपने वाले प्रेस थे, मतलब जो भी आर्टिकल्स थे, उनको लिमिट कर दिया गया। एंड साथ ही में जो भी ऐसे लेखन जो कि क्रिटिसाइज़ करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उनको वहाँ पे रोकना, यही इस पूरे एक्ट का यहाँ पे पर्पस था। तो किसने इसको प्रपोज़ किया था? प्रपोज़्ड बाय द लॉर्ड लिटन, द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है? 1878 ये ईयर भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसका पर्पस था कि जो भी सेडिशियस राइटिंग थी, पब्लिकेशन थी, ओरिएंटल लैंग्वेज में एवरीवेयर इन द कंट्री, तो उसको यहाँ पे क्या करना था, उसको यहाँ पे रोकना था, एक्सेप्ट दी साउथ वाले एरिया को छोड़ के। अगर हम ऊपर की बात करें, तो वहाँ पे इस पूरे के पूरे जो प्रेस की स्वतंत्रता है, उसको सीमित करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो बात करें बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब, 1885, तो उसमें जो इसके संस्थापक थे, उसमें नाम आता है फिरोज शाह मेहता का, बदरुद्दीन तैयब जी का एंड काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग का, ठीक है? तो ये शामिल थे। अब अगर हम बात की, जो मैंने तीन नाम लिए, दैट इज फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड साथ ही में काशीनाथ जी, तो इनमें से कौन यहाँ पर है? दैट इज फिरोज शाह मेहता। तो याद रहेगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 यानी कि 1885, तीन लोगों के नाम ध्यान रखने हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड काशीनाथ त्र्यंबक तेलंग, ठीक है? तो ये तीनों, और इसमें से जो ऑप्शन यहाँ पे है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो ये जो संगठन था बेसिकली भारतीय हितों की रक्षा करने और जो राष्ट्रीय जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए बनाया गया था, ठीक है? तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो यही थे कि 1885 में इसकी फॉर्मेशन होती है बॉम्बे में, जिसको आज के समय में मुंबई कहते हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के द्वारा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 300 के अनुसार अगर हम बात करें, भारत सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो आर्टिकल 300, एज पर आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल नेम क्या मेंशन है? तो इसमें भारत सरकार का कानूनी नाम होगा भारत संघ यानी कि द यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो याद रहेगा, लीगल नेम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर आर्टिकल 300, तो ये होगा द यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और भारत संघ का कानूनी नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखो, वैसे तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार इसको बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो याद रखना है आपको कि भारत में एट प्रेजेंट, अगर हम बात करें 2025 में, तो एट प्रेजेंट भारत में कुल मिला के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। कुल मिला के 28 स्टेट्स एंड 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले क्या हुआ था, पहले हमारा 29th जो स्टेट था वो बना था तेलंगाना 2 जून 2014 में, ठीक है? बट क्या होता है, जो ऑलरेडी हमारा एक स्टेट था, लाइक अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो उसका बाइफर्केशन होता है एंड वो 2 यूटीज़ में, यानी कि एक तो लद्दाख में एंड एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी, उन दोनों में बँट जाता है, तो इसलिए एक स्टेट वहाँ से कम हुआ एंड जो 29 स्टेट्स थे वो घट के कितने हो जाते हैं? वो हो जाते हैं 28। वही बात करें, पहले यूटी कितनी हुआ करती थी? 7, ठीक है? फिर 2 ऐड हुई, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर और उसके अलावा आपका ये लद्दाख, तो कितनी हो गई? 7, 8, 9, 9 यूटीज़ होंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, दादरा नगर हवेली एंड जो दमन एंड दीव है उसको मर्ज कर दिया गया। तो एट प्रेज़ेंट कुल मिला के हमारे पास में 28 स्टेट्स हैं, 28 राज्य हैं और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं।
तो क्रोनोलॉजी याद हुई ना थोड़ी-सी कि 29 स्टेट हमारे हो चुके थे 2014 में जब तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से अलग होके, ठीक है? लेकिन फिर बाइफरकेशन होता है 2019 में, जैसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर था वो अलग होता है, 2 यूटीज़ बनते हैं। पहले यूटी 7 थे, 2 ऐड हुए, 9 हो गए एंड देन बाद में जो दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव है, इनका आपस में मर्जर होता है, तो फिर से वापस से एक जो यूटी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए 28 स्टेट है और 8 हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं, राइट? तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन-सी है? तो सबसे बड़ी साइट अगर हम बात करें हड़प्पन सिविलाइजेशन की भारत में, तो ये हो जाएगी कौन-सी? दैट इज़ राखीगढ़ी यानी कि ऑप्शन नंबर डी। जो मैंने डिस्कस करी है ये कहाँ पर है? हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में आपको देखने के लिए मिलेगी। ये रही राखीगढ़ी और यही जो है भारत में अभी तक की अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी साइट यहाँ पे मानी जाती है। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले अगर हम बात करें 2014 में, तो 2014 में और इसके 2 टीले यहाँ पे खोजे गए थे, ठीक है? जिसके बाद इससे अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल यहाँ पे घोषित किया गया था, ठीक है? इससे पहले बात करें राखीगढ़ी से पहले सबसे बड़ा जो भारतीय स्थल माना गया था, वो माना गया था मोहनजोदारो को, ठीक है? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है थोड़ी-सी चीज़ें। बट अगर हम एक्सक्लूसिवली इंडिया की बात करें, तो सबसे बड़ी साइट कौन-सी है? राखीगढ़ी जो कि कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में किसने यह टिप्पणी करी थी कि कंपनी एक विसंगति है लेकिन यह एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा है जहां सब कुछ विसंगति है यानी कि द कंपनी इज अ एनोमली बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम वेयर एवरीथिंग इज अ एनोमली। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी थी? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई थी बाय दी जेबी मकाले यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो जेबी मकाले ने ये स्टेटमेंट यहाँ पर दी थी तो आपको बस इसका नाम ध्यान रखना है एंड कभी एग्जाम में आपसे पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी किसने करी थी, तो ये करी थी जेबी मकाले ने। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पे बात की है। फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल में? दैट इज अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के बीच में यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आएंगे? तो भाग नंबर अगर हम बात करें 3 की, तो भाग नंबर 3 आर्टिकल 12 से 35 बात करता है फंडामेंटल राइट्स की। कुल मिला के कितने फंडामेंटल राइट्स हमारे पास में? 6 फंडामेंटल राइट है एट प्रेजेंट हमारे पास में, जिसमें पहला आता है समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में, शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसमें आता है आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दैट इज अगर हम बात करें 25 से लेके 28 आर्टिकल के बीच में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार ये आता है आर्टिकल 29 एंड 30। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये है आर्टिकल नंबर 32, ठीक है? तो याद रहेगा कुल मिला के 6 यहाँ पे अधिकार है। पहले प्रॉपर्टी वाला राइट भी हमारे पास था बट उसको हटा दिया गया है, वो अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वो कानूनी अधिकार है। तो ठीक है, तो कुल मिला के कितने हमारे मौलिक अधिकार है? दैट इज 6। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा मौलिक अधिकारों का कौन सा प्रावधान बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों का शोषण, तो 2 आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों ही जो है वो शोषण से संबंधित आर्टिकल है। बट आर्टिकल 24 की बात करें, ये बात करता है बच्चों के शोषण को लेकर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? तो आर्टिकल 24 ये बात करता है शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है, खासकर जो 14 साल से या फिर उससे कम उम्र के बच्चे उनको कारखाने या फिर जो भी खतरनाक व्यवसाय है वहां पे काम करने से रोकना है, ये इसका प्रावधान है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। आर्टिकल नंबर 24 एज इंपॉर्टेंट है, दैट इज 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा निम्न में से कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी है उड़ीसा में जो अपना डेल्टा बनाती है? तो ये आप देखोगे यहाँ पे महानदी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये उड़ीसा का मैंने बहुत ही मतलब जूम करके मैप ये लिया हुआ है यहाँ पे फोटो, तो आप देख सकते हो महानदी जो है यहाँ पे अपने फाइनली जाके जो है ये डेल्टा यहाँ पे बनाती है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो याद रहेगा दैट इज महानदी। इसके अलावा
और भी काफ़ी नदी हैं उड़ीसा में जो कि डेल्टा बनाते हैं, लाइक अगर हम बात करें ब्राह्मणी या फिर बैतरणी नदियाँ, जो उड़ीसा के समुद्री तट पर एक बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है? जो फिर महानदी डेल्टा के साथ में मिलकर उड़ीसा के तटीय मैदान में ये जो क्या है निर्माण करती है, ठीक है? तो याद रहेगा महानदी के बारे में, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ साउथ, ये कहते हैं हम किसको? दैट इज़ गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो दक्षिण की गंगा या फिर दक्षिण गंगा, ये हम कहते हैं गोदावरी नदी को। इसे दक्षिण की गंगा कहने का एक जो मेन कारण है वो यही है कि जो इसका आकार है, वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल आकार है। इसकी लंबाई अगर हम बात करें गंगा के बाद में भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी ये मानी जाती है और साउथ में है, तो इसलिए इसको हम कंसीडर करते हैं एज़ दी गंगा ऑफ द साउथ। तो याद रहेगा, देखो वैसे ब्रह्मपुत्र की लंबाई बहुत ज़्यादा है, बट ब्रह्मपुत्र फिर दूसरे कंट्रीज़ में पहुँच जाती है, बट हम एक्सक्लूसिवली इंडिया की बात करें, तो इंडिया में सबसे बड़ी नदी आती है कौन-सी? दैट इज़ गंगा, और उसके बाद में कौन-सी? फिर आती है गोदावरी, ठीक है? तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको ध्यान रखनी है। तो गोदावरी रिवर याद रहेगी, दक्षिण की गंगा इसको कहते हैं, और इसका उद्गम स्थल वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो गोदावरी का उद्गम स्थल आ जाएगा महाराष्ट्र में, जो त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ से ही निकलती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एंड भारत की गंगा के बाद में दूसरी सबसे लंबी ये नदी है, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन-सा स्थल भारत में स्थित है? तो आउट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन-सी साइट ऐसी है आईवीसी की जो कि इंडिया में आपको देखने के लिए मिल जाएगी? अब हड़प्पा की बात करें, इंडिया में नहीं है। मोहनजोदारो पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था, सिंध प्रोविंस वाले एरिया में है, तो ये भी नहीं है। फिर आता है लोथल, कई बार हमने डिस्कस किया है, डॉकयार्ड्स यहाँ पर है, और ये आपको मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा गुजरात में, दैट इज़ लोथल के बारे में। तो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, यानी कि जो लोथल है वो आपको कहाँ मिलेगा? दैट इज़ इन द इंडिया, तो ऑप्शन नंबर सी। और इंडिया में भी कहाँ पे? ये मिलेगा आपको गुजरात में। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स है जो आपको इंडिया में मिलेगी, लाइक अपने राखी गढ़ी को कई बार डिस्कस कर लिया, राखी गढ़ी जो कि आपको हरियाणा में मिलेगी। इसके अलावा बात करें धोलावीरा, ठीक है? धोलावीरा कहाँ पर मिलेगी आपको? अगेन गुजरात आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें राखी गढ़ी, देख लिया हमने। कालीबंगन की बात करें, राजस्थान में देखने के लिए मिलेगा। आलिमगीरपुर, ये आपको यूपी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। फिर बात करें रोपड़ की, तो ये आपको पंजाब में मिलेगा। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सब आपको आउट ऑफ इंडिया यानी कि पाकिस्तान वाले रीजन में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है? तो याद रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैदिक नदी जिसका नाम है अश्कनी, तो अश्कनी जो रिवर है, वैदिक नदी इसका नाम है ये, तो ये किस रिवर का पुराना नाम था? अश्कनी। तो ये हो जाएगा चेनाब रिवर का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो चेनाब रिवर को ही वैदिक काल में अश्कनी के नाम से हम लोग जानते थे, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कई सारी आपको रिवर्स दे देंगे और उनका पुराना नाम होगा वैदिक रिवर्स का नाम, और आपको मैच द कॉलम में पूछेंगे कि कौन सी रिवर किससे मैच करेगी। तो अगर आता है अश्कनी, तो अश्कनी को रिलेट करोगे किससे? चिनाब से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, हालांकि हर एक रिवर को हम कवर करते चलेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है किस चीज के बारे में? अश्कनी एंड दी यहाँ पे चिनाब नदी के बारे में, राइट? फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है, यानी कि हीट की इनमें से कौन सी यूनिट नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई की बात करें तो आपने कैलोरीज सुना होगा कि कितनी कैलोरीज ऊर्जा आपने यहाँ पे बर्न करी है, और इसी की एक जो सीजीएस यूनिट है दैट इज अर्ग। जूल भी आपने सुना होगा, बट सेंटीग्रेड की बात करें तो ये तो ऊष्मा की इकाई नहीं है, ये तो टेम्परेचर की इकाई है, ठीक है? तो इसीलिए सेंटीग्रेड इसका सही आंसर होगा, बाकी सब जो है वो यूनिट्स हैं ऊष्मा की, बट सेंटीग्रेड ये यूनिट नहीं है ऊष्मा की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कैलोरी, जूल, अर्ग ये सभी शामिल है, बट सेंटीग्रेड शामिल नहीं है। सेंटीग्रेड किसकी है? तो ये हो जाएगी यहाँ पे टेम्परेचर की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में सही संबंध कौन-सा है? तो ये क्वेश्चन एक बारी यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्टली आपसे रिलेशन पूछा था या फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल था, ठीक है? तो याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि कैसे आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदल सकते हो कि या फिर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हो, तो उस कंडीशन में जो फ़ॉर्मूला यहाँ पे आता है वो आता है यहाँ पे F इज़ इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसमें क्या होगा? F स्टैंड्स फॉर फ़ारेनहाइट, C स्टैंड फॉर सेल्सियस, तो F इज़ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये आपका है
फॉर्मूला रिलेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें याद रख सकते हो, ठीक है? इसके बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि आपको टेम्परेचर देते हैं लाइक 28 डिग्री सेल्सियस को आपको चेंज करना है किसमें फ़ारेनहाइट में, तो आपको सॉल्व करने के लिए देते हैं। तो अगर सिंपल से अगर हम थोड़ा-सा यहाँ पे कैलकुलेशन को ईज़ी बनाने के लिए करें, तो सपोज़ आपका 30 डिग्री का कोई टेम्परेचर है सेल्सियस में और आपको उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे F इज़ इक्वल टू 30 इंटू 9/5 प्लस 32, तो 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54 प्लस 32, इसको ऐड करोगे तो जो आएगा वही आपका फिर डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है? या फिर डायरेक्टली आपसे रिलेशन भी पूछ सकते हैं। बाकी सेल्सियस से केल्विन में चेंज करो तो काफ़ी ईज़ी है, आप डायरेक्टली 273 को जब प्लस करोगे किसी सेल्सियस वाली में तो आपको केल्विन मिल जाएगा। केल्विन से जब आपको सेल्सियस निकालना है तो आपको 273 माइनस करना है। तो ये तो काफ़ी ईज़ी है, बट बच्चे कहाँ पे कन्फ्यूज़ करते हैं? इस वाले रिलेशन में। तो याद रहेगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का कन्वर्ज़न F इज़ इक्वल टू C इंटू 9/5 प्लस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कोलेरू झील ये किस राज्य में है? तो कोलेरू झील आपको मिलेगी भारत के आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये आंध्र प्रदेश का मैप जब आप यहाँ पर देखोगे तो ये कृष्णा नदी है, ये गोदावरी नदी है और इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा कोलेरू लेक। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि जो कोलेरू झील है वो किन दो रिवर्स के बीच में है, तो ये आएंगी आपकी कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, और स्टेट की बात करें तो आएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो ध्यान रहेगा आपको। और ये सबसे बड़े, अगर हम बात करें भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झीलों में से एक है। सबसे बड़ी नहीं है बट उनमें से एक है कोलारू झील, राइट? फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा किसके काल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था? तो किसका शासन काल था जब जो कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया की उसको कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था? तो उस टाइम पे जो शासन था वो था किसका? लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ब्रिटिश भारत की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी लेकिन उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। ये हुआ था बेसिकली जब किंग जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के राजा थे, वो जब इंडिया में आए हुए थे ना 1911-12 की बात है, तो तब वो इंडिया में आए थे, तो उसी दौरान में ये जो है पूरा जो है ट्रांसफर किया गया था। एंड अगर उस टाइम पे वाइसराय की बात करें तो थे लॉर्ड हार्डिंग टू, ठीक है? 12 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा की जाती है और उसके बाद में अगले साल मतलब 1911 में तो हम सिर्फ घोषणा करते हैं कि हम कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, और 1912 में यानी कि 1912 में राजधानी को वास्तविक स्थानांतरित इसका हुआ था। अगर आपसे पूछे अनाउंसमेंट होती है 1911 में, लेकिन वास्तविक तरीके से वास्तव में इसको जब ट्रांसफर किया गया था तो ईयर था 1912। कौन आए हुए थे? जॉर्ज पंचम ये आए हुए थे जो इंग्लैंड के राजा थे और शासन था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस अधिनियम के अंतर्गत द्वैत शासन को केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया है? द्वैत शासन यानी कि एक्ट ऑफ डायरकी। तो डायरकी की बात करें इसको शासन किया गया है किस अधिनियम के तहत? तो 1935 का ये अधिनियम था, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो द्वैत शासन या फिर डायरकी की बात करें तो ये केंद्रीय स्तर पर भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लागू किया गया था। और इसमें क्या होता है कि यह अधिनियम प्रांतों में लागू द्वैत शासन को समाप्त करके जो है करके लाया गया था और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना यहाँ पर करी गई थी, ठीक है? तो याद रहेगा भारत सरकार अधिनियम 1919 ने द्वैत शासन को प्रांतीय स्तर पर लागू किया था, जहां प्रांतों के विषय को आरक्षित और हस्तांतरित विभागों में बांटा गया था, ठीक है? तो याद रहेगा केंद्रीय स्तर पर तो लागू किया गया था 1935 के द्वारा, बट इसको अगर हम बात करें कि आरक्षित और ये जो हस्तांतरित विभाग थे, वो बाँटा गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, ठीक है? तो प्रांतीय स्तर पर है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, देखो मैं फिर से बता देती हूँ। प्रांतीय स्तर पर बात करें द्वैत शासन तो 1919 आएगा, बट केंद्रीय स्तर की बात करें तो आएगा फिर 1935। तो आपसे केंद्र स्तर पूछा ना कि प्रांतीय, प्रांतीय पूछते तो 1919 लगाते एंड केंद्रीय पूछे तो 1935 आपको लगाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देने की सलाह किसने दी थी? मतलब किसने ये बोला था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो उसके बाद में जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसको यहाँ पे भंग करने की बात किसने करी थी? ये करी थी महात्मा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान का कौन-सा भाग पंचायतों को 3 स्तरीय प्रणाली की परिकल्पना करता है? 3 स्तरीय प्रणाली जो है पंचायत की वो बात करता है। भाग नंबर ए यानी कि भाग नंबर 9। तो पंचायत मैंने कई बार डिस्कस कर लिया है। आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ के बीच में पूरे आर्टिकल्स मेंशन है पंचायत को लेके, ठीक है? और इसमें बात करें भाग आपका 9 हो जाएगा। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको एक मान्यता मिली थी? तो 73वां संविधान संशोधन था 1992 में। ठीक है? और अनुसूची है 11वीं जिसमें 29 विषय यहाँ पे शामिल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है एंड 3 स्टेजेस कौन-कौन सी है? एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति है और एक जिला परिषद है। ग्राम पंचायत तो विलेज लेवल पर होगी। पंचायत समितिज़ ये ब्लॉक लेवल पर होंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं जिला परिषद। तो 3 स्तरीय प्रणाली कौन से आर्टिकल है? वो सॉरी कौन-सा भाग है? भाग नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेसमेकर का कार्य क्या होता है? तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेसमेकर? तो पेसमेकर बेसिकली जो है जो हमारी हार्ट बीट है उसको यहाँ पे रेगुलेट करता है। तो इट्स रेगुलेट द हार्ट बीट यानी कि यह हृदय गति को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज इट्स कंट्रोल या फिर इट्स रेगुलेट दी हार्ट बीट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो बेसिकली जो पेसमेकर होता है ना वो एक बहुत ही छोटा बैटरी की तरह एक छोटा सा एक कोई मतलब एक आप कह सकते हो उपकरण होता है, जो कि जो हृदय की जो धीमी या फिर अनियमित धड़कन धड़कन होती है ना, उसको नियंत्रित करता है, ठीक है? तो याद रहेगा पेसमेकर कुछ ऐसा-सा होता है ये एंड ये भी कई बार कहा जाता है कि जैसे अगर किसी को पेसमेकर लगा होता है ना तो जैसे जब उसका ये पेसमेकर लगा होता है तो किसी न किसी को पता होता है किसी के प्रेज़ेंस में वो लग रहा होता है, किसी फैमिली मेंबर्स या कोई रिलेटिव्स और जब उनकी डेथ हो जाती है, जिसको पेसमेकर लगा होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो पेसमेकर लगा हुआ है ना, उसको निकलवा देना चाहिए पहले ही। क्योंकि अगर जैसे अब क्या होता है ना कि जैसे हिंदू संस्कृति में क्या होता है कि बॉडी को हम उसको दाह संस्कार करते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, अगर पेसमेकर लगा होता है ना, तो कई बार उसके ब्लास्ट होने की खबरें आती हैं। तो ऐसा सुना है, बोला जाता है कि पेसमेकर को हटवा देते हैं जब किसी इंसान का दाह संस्कार किया जाता है और उसके अंदर पेसमेकर लगा हुआ होता है, ठीक है? तो उसका पर्पस क्या है? पर्पस सिंपल सा है कि जो हार्ट बीट्स हैं, उसको यहाँ पे कंट्रोल करना, राइट? नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा खादी और ग्रामोद्योग आयोग दैट इज खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहाँ पर? दैट इज इन दी मुंबई। ऑप्शन नंबर सी। इसका मेन हेडक्वार्टर तो मुंबई में है बट इसके रीजनल हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे लाइक दिल्ली में, भोपाल में, बेंगलुरु, कोलकाता, इसके अलावा गुवाहाटी। तो यहाँ पे इसके रीजनल ऑफिसेज मिलेंगे बट हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको मुंबई में ही देखने के लिए मिल जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। किसकी हम बात कर रहे हैं? केवीआईसी यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भारत में किस पंचवर्षीय योजना की शुरुआत सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर केंद्रित थी? तो कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान था जिसका पूरा फोकस यहाँ पर था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर? तो यहाँ पे हम बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो कि थी 2012 से लेकर 2017 के बीच में, क्योंकि इसके बाद तो फिर नीति आयोग वगैरह आ गया और इसको फिर हमने बंद कर दिया था। ठीक है? जो पंचवर्षीय योजना थी फिर नीति आयोग आ गया था बाद में। तो याद रहेगा आपको अ 12वीं यहाँ पे पंचवर्षीय योजना दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे देखो पहले क्या था ना प्लानिंग कमीशन होता था, फिर नीति आयोग आया। ऐसे जो प्लानिंग कमीशन बना उससे पहले पंचवर्षीय योजना थी, तो अब ये सब हट के अब एक ही चीज़ है दैट इज़ नीति आयोग, तो वो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई थी 12वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है? एंड सभी पंचवर्षीय योजना को अगर हम एक बारी गो थ्रू करें तो आप देख सकते हो, पहले में बहुत प्राथमिकता थी कृषि को लेकर, फिर उद्योग को लेकर हुई, फिर यहाँ पे बीच में स्व-रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस, फिर बात करें न्याय के साथ गरीबी कम करना, ये कई बार पूछते हैं कि गरीबी कम करना, गरीबी हटाओ, ये सब कौन से पंचवर्षीय योजना में था, ठीक है? फिर लेकिन जिसकी हम बात करें दैट इज़ आपका समग्र विकास, सतत विकास, तो ये कौन-सी है यहाँ पे? ये आती है आपकी 12वीं पंचवर्षीय योजना, राइट? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल में कौन से शहर शामिल हैं? तो भारतीय पर्यटन की बात करें इसके गोल्डन ट्रायंगल में जो शामिल है यहाँ पे शहर, उसमें 3 शहरों के नाम हैं। दैट इज़ अगर हम बात करते हैं कौन-कौन से, एक तो आएगा आपका दिल्ली, एक आएगा आगरा और तीसरा यहाँ पे जयपुर। तो दिल्ली, आगरा, जयपुर ये आते हैं आपके गोल्डन ट्रायंगल में जिसको हिंदी में कहते हैं स्वर्णिम त्रिभुज। तो भारतीय पर्यटन के क्षेत्र में बात करें गोल्डन ट्रायंगल, दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। तो ये तीनों शहर आपको मिलेंगे और उत्तर-पश्चिम में एक त्रिभुज के आकार का ये बनाते हैं, तो याद रहेगा दैट इज़ आपका ये रहा, दिल्ली, जयपुर एंड आपका आगरा, राइट?
अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता देती हूँ। अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ या ई बुक को परचेज करना है, इन दैट सिचुएशन आपको हमारी वेबसाइट दैट इज www.ravibookspeedo.com पर विजिट करना है। अगर आपको कोई भी बुक हमारे प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए अपने होम पर डिलीवर करवानी है, तब आपको विजिट करना रहेगा www.raviditipublication.com पर। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। डेली करंट अफेयर्स के लिए आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल को। एंड साथ ही में जो भी क्लासेस हमारी करंट अफेयर्स बाय रवि एंड रवि स्टडी जीके पर होती है, उन सभी को इंग्लिश फॉर्मेट में देखने के लिए आपको फॉलो करना होगा रवि अदिति क्लासेस को। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर ने वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो कौन से ऐसे फॉर्मर हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं जो कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में भी कार्य किया है? तो ये हो जाएंगे सीडी देशमुख यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो सीडी देशमुख जी जो है वो देश के हमारे वित्त मिनिस्टर भी रहे हैं, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। साथ ही में वो हमारे देश के जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, तो उसके पूर्व गवर्नर भी वो रह चुके हैं। तो याद रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सीडी देशमुख। और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो तो निर्मला सीतारमन जी हैं। एंड हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वो कौन है, तो वो संजय मल्होत्रा है। एट प्रेजेंट 2025 की मैं बात कर रही हूँ, सितंबर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक जो पुस्तक है, इसके लेखक यहाँ पर हो जाएंगे कौन? ये हो जाएंगे बिमल जलान, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो हु इज द ऑथर ऑफ फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? तो ये हो जाएंगे कौन? दैट इज बिमल जलान। तो इंपॉर्टेंट है काफी नाम, तो एक बार आप बस बुक्स में तो क्या होता है ना कि आपसे डायरेक्टली पूछेंगे कि ये बुक किसने लिखी है, तो बस उसको नाम आपको ध्यान रखना, दैट इज बिमल जलान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, भुगतान संतुलन शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? अगर हम बात करें भुगतान संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इसका संबंध यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा कि भुगतान संतुलन या फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हम बात करते हैं किस चीज को लेके? निर्यात और आयात को लेकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये बेसिकली किसी भी कंट्री के साथ में जो हमारा निर्यात और आयात के बीच में राशि का अंतर है उसको इंगित करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत का मतलब होता है यहाँ पे नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, तो वो हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये एक हमारा एक निजी वाणिज्यिक बैंक है, ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। इसके अलावा पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सभी जो है वो राष्ट्रीयकृत बैंक यहाँ पे हो जाएंगे। अगर एक सिंपल सी तरीके से आप याद रखो, तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है, अगर आप कभी बैंकिंग का फॉर्म भरते हो तो उस कंडीशन में जब आप लाइक अपने आईबीपीएस क्लर्क का या फिर पीओ का फॉर्म भरा, तो आपसे फिर बैंकिंग की प्रेफरेंस पूछते हैं। तो आपने उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा देखा होगा, कैनरा देखा होगा, पीएनबी देखा होगा, बट कभी आपने वो आईसीआईसीआई बैंक देखा है? नहीं, क्योंकि वो राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, वो एक वाणिज्यिक बैंक है, वो एक प्राइवेट बैंक है, इसीलिए, ठीक है। तो इसलिए आपको आईसीआईसीआई बैंक आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? ये एक नेशनलाइज्ड बैंक नहीं है, ये एक प्राइवेट बैंक है, ठीक है। या फिर कॉमर्शलाइज्ड बैंक आप इसको कह सकते हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा है? ये प्राइवेट कमर्शियल बैंक ही आप इसको कहेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें अभी भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक, तो ये होगा एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक कौन सा इंडिया का, दैट इज एसबीआई, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। एंड इसके जो चेयरमैन है वो अभी अपॉइंट हुए थे, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीएस शेट्टी करके है, ठीक है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, सीएस शेट्टी का एसबीआई के एट प्रेजेंट के चेयरमैन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालयों का प्रावधान यहाँ पे किया गया है? तो यहाँ पे आता है आर्टिकल 243, जिसमें आती है बात किस चीज को लेके? केंद्र शासित प्रदेश में यानी कि यूटीज, उनके यहाँ पे हाई कोर्ट्स को लेकर। तो आर्टिकल 241 जो है वो आपको ध्यान रखना है, जो कि बात करता है फॉर द प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से भारत का पहला राज्य कौन सा है जो भाषाओं के आधार पर गठित हुआ था? तो भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य ये आता है आंध्र प्रदेश, दैट इज ऑप्शन नंबर
सी, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था भारत का जो कि भाषा के आधार पर यहाँ पे बना था। जो मद्रास राज्य के तेलुगु और भाषी उत्तरी भागों से बना था, ठीक है? 1953 की ये बात है, 1953 आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और इसमें काफ़ी सारी समिति बनती है, लाइक अगर हम बात करें जेवीपी समिति, ये भी भाषा को लेकर ही बनी थी, लाइक जवाहरलाल नेहरू, इसमें वल्लभ भाई पटेल जी, पट्टाभी सीतारामैया, ये सब थे। लेकिन अगर फाइनली बात करें तो 1953 में, ठीक है, 1953 में एक व्यक्ति थे जो कि अनशन पे बैठे थे, जिसमें अगर मैं बताऊं तो उनका नाम था पॉटी श्री रामालू, पॉटी श्री रामालू उनका नाम था, ठीक है? तो ये जो थे वो अनशन पे बैठे थे और आमरण अनशन इन्होंने किया था और 16 दिसंबर 1952 में इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी इस अनशन की वजह से ही, ठीक है? तो जिसके बाद में यहाँ पे जो ये फ्यूल और लगी, लोगों को जो भाषा के आधार पर राज्य बनाने की डिमांड थी वो और ज़्यादा आगे बढ़ी कि किसी एक व्यक्ति ने जान दे दी इस चीज़ के लिए, आप सोच सकते हो ना? तो 1953 में फिर क्या होता है, तेलुगु भाषा लोगों के लिए एक भाषा के आधार पर एक अलग से राज्य बनता है, दैट इज़ आंध्र प्रदेश, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, सूक्ष्म भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान यानी कि क्रेडा, ठीक है? ये CRIDA यानी कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है या फिर ये इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये आपको मिलेगा हैदराबाद में, तेलंगाना, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? तो ये बेसिकली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का ही एक संस्था है जिसकी स्थापना 1985 में होती है। किस चीज़ को लेकर? जो शुष्क भूमि कृषि है उसके अनुसंधान को लेकर। तो याद रहेगा कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? इट इज़ इन हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वह सीमा क्या कहलाती है जिसके परे जो तारे हैं वो आंतरिक संकुचन के शिकार हो जाते हैं? तो वो इंटरनल कॉन्ट्रैक्शन के शिकार हो जाते हैं, वो सीमा कौन-सी है? तो वो है यहाँ पे चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है? तो ध्यान रहेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। तो एक सीमा है चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर सीमा जिसके परे जो तारे हैं वो संकुचन का शिकार हो जाते हैं। चंद्रशेखर सीमा की बात करें तो ये काफ़ी फ़ेमस एक साइंटिस्ट आप कह सकते हो, तो उन्हीं के नाम पे इसका ये जो है नाम रखा गया है। तो याद रहेगा चंद्रशेखर सीमा जिसके बियॉन्ड जो तारे हैं वो इंटरनल कोलैप्स या फिर इंटरनल जो कॉन्ट्रैक्शन उनका होने लगता है, ठीक है? तो ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल में कितने ग्रह होते हैं? तो सौर मंडल में कुल मिला के 8 ग्रह हैं, ठीक है? जिसमें आता है नाम बुध का, शुक्र का, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये आपके 8 प्लैनेट हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसमें मरकरी एंड वीनस की बात करें, इनके खुद के कोई भी मून नहीं होते हैं। अर्थ के पास में सिर्फ एक मून है, दैट इज़ हमारा चंदा मामा, दैट इज़ मून, ठीक है? इसके बाद जुपिटर, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून है, ठीक है? जुपिटर सबसे बड़ा है, मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है यहाँ पे। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। सैटर्न्स के पास रिंग्स होती है। तो काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं इसके, हालाँकि वन बाय वन क्वेश्चंस में हम डिस्कस करते चलेंगे, बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास 8 ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे, जब हम प्लूटो को भी शामिल करते थे। बट प्लूटो को यहाँ से हटा दिया गया इसकी कैटेगरी से एंड अब हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं जिसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न एंड जुपिटर यहाँ पे शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन-सी पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला कौन-सी है? लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस, तो ये हो जाएगा एंडीज़ माउंटेन रेंजेस, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। तो कौन-सी पर्वतमाला सबसे लंबी है? ये होगी एंडीज़, जो आपको कहाँ मिलेगी? साउथ अमेरिका वाले रीजन में। तो साउथ अमेरिका में जो एंडीज़ पर्वत है, वो सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे कितना लंबा इसका स्ट्रेच है ये पूरा, दैट इज़ एंडीज़ पर्वत का। कहाँ पे? ये मिलेगा आपको बेसिकली साउथ अमेरिका वाले रीजन में, ठीक है? तो इसकी लोकेशन आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है एंड ये बेसिकली जो 7 अमेरिकी देश हैं लाइक वेनेजुएला, इसके अलावा कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना, यहाँ से ये पूरा होके गुजरती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई के द्वारा निम्न में से किसे मापा जाता है? तो डॉप्सन यूनिट की बात करें तो इससे हम मापते हैं किसको? ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जब भी डॉप्सन आए तो किससे रिलेट करेगा? ओजोन से। ओजोन जो कहाँ पे मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो लेयर है ना हमारी, यानी कि जो आपका समताप मंडल है, वहाँ पर आपको ओजोन लेयर देखने के लिए मिलेगी एंड इसको मापने की जो इकाई है वो होती है क्या? दैट इज़ डॉप्सन यूनिट, ठीक है?
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो फलों को अगर हमें आर्टिफिशियल तरीके से इसे पकाना है, तो इसके लिए इस्तेमाल हम करते हैं एसिटिलीन का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो एसिटिलीन गैस का उपयोग होता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। तो आपको याद रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H1N1 वायरस का उल्लेख कभी-कभी समाचारों में देखने के लिए मिलता है। तो इसका संबंध किस रोग से है? तो यहाँ पर H1N1 दैट इज़ हम बात करें किस चीज़ की? स्वाइन फ्लू की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो H1N1 किस चीज़ से रिलेट करेगा? स्वाइन फ्लू से, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, कंप्यूटर विज्ञान में एसएमटीपी। तो एसएमटीपी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? तो एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो सिंपल सॉरी, ये भी गलत है यहाँ पे, ये हाँ, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो एसएमटीपी दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्र और राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग की स्थापना करी थी? तो सरकारिया आयोग की बात करें, तो सबसे पहले तो आपको यही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सरकारिया आयोग ये किस चीज को लेकर था? तो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन को लेकर बनता है एक सरकारिया आयोग। एंड इसकी जो स्थापना की बात करें, तो ईयर कौन सा आ जाएगा? तो इसके लिए आएगा 1983, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो याद रहेगा 1983। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ में सीमा को साझा करते हैं? तो कितने राज्य जो भूटान भूटान से अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो ये है भूटान यहाँ पे। एंड इसके साथ में सिक्किम लगता है, वेस्ट बंगाल लगता है, असम भी लगता है एंड अरुणाचल प्रदेश भी लगता है। तो कुल मिला के 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो भूटान के साथ में अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। दैट इज़ ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। दैट इज़ आपका सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची ये कितनी भाषाओं को उसने सूचीबद्ध किया हुआ है? तो इसने यहाँ पे कुल मिला के 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया हुआ है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो 22 लैंग्वेजेस ये हमारी इंक्लूडेड हैं इन द 8th शेड्यूल, जिसमें आती है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, इसके अलावा मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये सभी शामिल हैं, ठीक है? तो ये 22 लैंग्वेजेज़ हैं जो कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जो जेंडर गैप इंडेक्स है दैट इज़ वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक, ये किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये प्रकाशित करता है कौन? दैट इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे पब्लिश करता है किसको? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? तो कई बार ये पूछते हैं कि कौन इसको रिलीज़ करता है। अब आपने कमेंट करके बताना है कि इस बार ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है एंड टॉप कंट्री कौन-सी है? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत का कौन-सा शहर दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो सबसे पुराना शहर मानते हैं किसको? ये मानते हैं वाराणसी को, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो वाराणसी को कहा जाता है दुनिया का सबसे पुराना शहर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो खासी पर्वतमाला ये किस भारतीय राज्य में देखने के लिए मिलेगी? तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों ही काफ़ी फेमस ये हिल्स हैं, कहाँ पे मिलेंगी? मेघालय वाले रीजन में आपको मिलेगी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च और सेंटर, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो इसकी स्थापना यहाँ पे करी थी विक्रम साराभाई ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट होगा। तो इसरो जिसको हम कहते हैं, इसरो की स्थापना किसने करी है? विक्रम साराभाई ने। एट प्रेज़ेंट इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये होंगे वी नारायणा, और सबसे पहले इसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी विक्रम साराभाई ने। इसको पहले हम जो है ना 1962 में जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है, इनकोस्पार, इसकी स्थापना की थी, बाद में फिर इसका नाम जो है वो चेंज किया गया था, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है आपको। पहले इसरो का नाम क्या था? INCOSPAR, यानी कि इसको हिंदी में कहें तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपीस, ये हमने किस देश से जो है वो धार लिए हैं? तो डीपीएसपी का जो विचार है वो आया है कहाँ से? दैट इज़ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द
कौन सी कंट्री? आयरलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आयरलैंड से विचार आया किस चीज़ को लेके? डीपीएसपीज़ को लेके। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो ध्यान रखना है। आर्टिकल कौन-सा है? 36 से लेकर 51 के बीच में जो मेंशन है वो है किस चीज़ के बारे में? डीपीएसपीज़ को लेकर। भाग कौन-सा है? भाग यहाँ पे 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन-सा भाग राजभाषा यानी कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उससे संबंधित है? तो भाग 17वां यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भाग 17 बात करता है किस चीज़ को लेके? राजभाषा को लेके, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर 353 तक के जो आर्टिकल है, वो राजभाषा से ही जुड़े हुए हैं। तो याद रखना दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? तो मगध की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो शासन किया था वो क्या था? हर्यक डायनेस्टी ने, हर्यंका या फिर हर्यंक वंश ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो किसकी बात करें? मगध साम्राज्य की। सबसे पहले जो आए थे वो थे हर्यंका डायनेस्टी, हर्यंक वंश। तो याद रहेगा। और इसकी स्थापना किसने करी थी? इसकी स्थापना करी थी बिंबिसार ने। कंफ्यूज नहीं करना, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। तो हर्यंका डायनेस्टी फाउंडेड बाय दी बिंबिसार, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एंड मगध की राजधानी हुआ करती थी राजगृह, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट है, 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। धीरे-धीरे लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है? अभी तो क्या है ना, बेस बन रहा है, कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बट जैसे-जैसे वीडियोज़ आगे आएँगी तो आपका जो लेवल है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जाएगा एंड जो क्वेश्चंस हैं उनका लेवल भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, राइट? अब टेस्ट के कुछ क्वेश्चन इसका आंसर आपने बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि सहायक संधि प्रणाली को किसने लागू किया था? इसका आंसर आपने बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? पार्ट कौन-सा है और कौन से आर्टिकल्स हैं, ये आपको मेंशन करना है। कितने मौलिक अधिकार हैं, ये भी बताना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी जिसको हम अश्कनी के नाम से पहले जानते थे, अब उसका मॉडर्न नेम क्या है? ठीक है? यानी कि जो वैदिक नदी थी अश्कनी, उसको अभी एट प्रेज़ेंट हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो ये पूरा आपका कंटेंट था आज का। थैंक यू सो मच। लगे रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अब आप लोगों के लिए टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने हमें कमेंट करके बताने हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के संबंध में सुरक्षा वल्व सिद्धांत से सबसे अधिक कौन जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर आपने बताना है। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ होने पर योजना आयोग के अध्यक्ष ये कौन थे? तो इसका आंसर बताना है आपको। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था? तो इसका जो भी आंसर है वो आपने कमेंट करके बताना है। साथ ही में 2024 में किन लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो उनका नाम भी आपने मेंशन करना है। तो ये पूरा कंटेंट है आपका। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का कंटेंट क्वालिटी आपको पसंद आ रहा होगा एंड आपका जो भी फीडबैक रहता है आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो। साथ ही में करंट अफेयर्स बाय रवि से आप जुड़ सकते हो डेली बेसिस पर। 12 क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के, और इसके लिए आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल को। साथ ही में अगर आपको कोई भी हमारी बुक्स को प्रिंटेड फॉर्मेट में अपने घर पर मंगवाना है तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पर आपको सभी जो बुक्स हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी, आपके घर पर ये डिलीवर कराई जाएंगी। फिर आप अगर आपको कोई भी पीडीएफ या फिर नोट्स को परचेज करना है, ई बुक को परचेज करना है, तो उसके लिए आपको विजिट करना है www.ravibookspdo.com पर। यहाँ पर आपको हमारे सभी लेटेस्ट पीडीएफ मंथली, वीकली और कोई भी अगर स्पेशल पीडीएफ निकलती है वो सभी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। एंड इसके अलावा जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है दैट इज रवि स्टडी ऐप, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसमें आप देखोगे यहीं पे आप जो चेंज करके मतलब यहाँ से आप चेंज करके हिंदी एंड इंग्लिश में स्विच कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको जीके जीएस का विजेता बैच मिलेगा, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी, जीएस के नोट्स, ई बुक्स, साथ ही में 25,000 क्वेश्चंस मिलेंगे, फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी, करंट अफेयर के नोट्स एंड साथ ही में जो भी लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पर उन सभी की पीडीएफ आपको इसी ऐप के थ्रू यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। इसके साथ साथ टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो रवि स्टडी जीके पर। नो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।